चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। आज हम एक टेस्ट डिस्कस करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी जितनी भी अभी तक हमने पढ़ी है, ठीक है, तो एक कंप्लीट मिक्स टॉपिक्स जो भी हमने पढ़े हैं उनका एक मिक्स टेस्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फटाफट आपको आंसर देते जाना है। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए फटाफट। आज सिर्फ हम टेस्ट ही डिस्कस करेंगे। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों का सही क्रम क्या है अकॉर्डिंग टू एरिया, है ना। अकॉर्डिंग टू एरिया जो वर्ल्ड में कंट्रीज हैं उनका सही क्रम क्या है बताना है आपको। मतलब सबसे बड़ी कंट्री कौन है, उससे छोटी कंट्री कौन है, फिर उससे छोटी कंट्री कौन सी है, तो इस ऑर्डर में आपको बताना है। चलिए आंसर दे दीजिए। सोनू राव, आपको शायद मैं पहली बार क्लास में देख रहा हूँ। सोनू जी, गौरव, गोविंदा, है ना, सबको फटाफट आंसर देना। सोनू जी थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। पहली क्लास है क्या आपकी, कि आप रिकॉर्डेड देखते हैं? सभी को आंसर देने हैं, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है? 3। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन। ठीक है, और भी लोगों के आंसर आने चाहिए, सभी के आंसर आने चाहिए, फिर हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे इसको। फटाफट आंसर देने हैं सभी को, ठीक है। देखिए क्या आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। रूस सबसे बड़ा देश है, उसके बाद कनाडा आता है, फिर अमेरिका आता है, फिर चीन आता है, ठीक है। 3 आंसर या फिर सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्स्ट क्लास है, अच्छा ठीक है, 9 रोल हुए आप, वेरी गुड, ठीक है। जितने भी रिकॉर्डेड क्लास हैं आप देख सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम डिटेल डिस्कस करते हैं। बिल्कुल सही आंसर है, सबसे बड़ा देश रूस है, उसके बाद कनाडा आता है, कनाडा के बाद अमेरिका आता है, और फिर चीन आता है। जब मैं आपको पहला लेक्चर में ये बता रहा था तो कहीं कहीं आपको थर्ड नंबर पर मतलब ये वाला क्रम भी देखने को मिलता है, रूस, कनाडा, ठीक है, चीन और अमेरिका, है ना। कहीं कहीं आपको ये भी लिखा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों को चीन और अमेरिका में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि चीन पहले है या फिर अमेरिका, है ना। कहीं कहीं चीन मिलता है, कहीं कहीं अमेरिका थर्ड पोजीशन पे मिलता है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है, जो हमारा जिसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है, सीबीएसई का जो सिलेबस रहता है उसका, और अकॉर्डिंग टू यूएन, है ना, यूनाइटेड नेशन या फिर संयुक्त राष्ट्र आप बोल लीजिए, तो इनके अकॉर्डिंग, है ना, जो अमेरिका है उसका थर्ड स्थान ही आता है ना, अमेरिका का। अमेरिका थर्ड प्लेस पर आता है और चीन फोर्थ पर आता है, तो हमें अमेरिका को ही थर्ड प्लेस पर रखना है। लेकिन मान लीजिए किसी एग्जाम में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें अमेरिका थर्ड पर है, मतलब उसमें चीन ही थर्ड पर दिया गया है और अमेरिका थर्ड वाला ऑप्शन नहीं है, तो उस कंडीशन में आप चीन वाले को टिक कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर ने उस बुक को प्रेफर किया हो जहां पर चीन को थर्ड प्लेस पर रखा गया हो, ठीक है। थोड़ा सा स्मार्टली आपको यहाँ पर आंसर देने हैं, ठीक है। चलिए मिश्रा जी, रेगुलर लाइव आइए। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, टेस्ट है आज, है ना। देख लीजिए एक बार, हम मैप में भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे बड़ा देश ये है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, रशिया, जिसको हम रूस बोलते हैं, है ना। इसका मैन, और आप देखेंगे राजनीतिक तौर पर तो ये यूरोप के अंतर्गत आता है, लेकिन ज्यादातर भौगोलिक दृष्टिकोण से ये एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। दूसरा देश ये कनाडा है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ठीक है। थर्ड पर अमेरिका इसी के नीचे है, नॉर्थ अमेरिका पार्ट आता है। चीन हमारे उत्तर में एक देश है ना, चौथे नंबर पर आता है। उसके बाद आता है ब्राजील, है ना, ये 5वें नंबर पर आता है ब्राजील। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर, ठीक है, और फिर 7वें नंबर पर आता है, 7th प्लेस पर आता है हमारा भारत, और 8वें नंबर पर आता है अर्जेंटीना, जो कि साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का एक देश है, ठीक है। तो ये 7 देश आपको याद रखना है। अब चूंकि हमने एरिया के अकॉर्डिंग डिस्कस किया, तो एक बार हम फटाक से जनसंख्या के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। तो पॉपुलेशन के अनुसार सबसे बड़ा चीन है, आपको पता ही होगा, है ना। चीन के बाद भारत है, चीन की करीब 144-45 करोड़ है, हमारी 140 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, ठीक है। थर्ड पर अमेरिका आता है, 33 से 35 करोड़ के आसपास इसकी जनसंख्या है। फिर इंडोनेशिया जाता है, हमारे ही दक्षिण में यहाँ पर स्थित एक देश है ना। फिर पाकिस्तान और ब्राजील। तो ये कुछ क्रम है, आपको याद रखना है, पहले भी हमने डिस्कस किया है। फटाफट सभी को आंसर देने हैं। चलिए आंसर दीजिए, नेक्स्ट आंसर दीजिए। भारत में कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती, है ना, योगेश जी। जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, माफी चाहूंगा, आज बाइलिंगुअल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा जब भी लाऊं बाइलिंगुअल लाऊं, लेकिन मैं आपको बताते जाऊंगा। क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किस स्टेट से पास नहीं होती है? फटा बताइए जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया एग्जाम में। मिजोरम, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश। और अगला क्वेश्चन है, इसका भी आंसर देना है। भारतीय मानक की यामोत्तर नहीं गुजरती, जो भारत की मानक समय रेखा है ना, मेरिडियन लाइन है, ये कहां से नहीं गुजरती? तो आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, दोनों के आंसर दीजिए फटाफट। इसका क्या हो जाएगा? डी,
उत्तर प्रदेश, वेरी गुड। गोविंदा जी का आंसर आया, योगेश जी का, सोनू जी का, वेरी गुड, सभी के आंसर आ रहे हैं। मिश्रा जी बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही आंसर है इसका, ठीक है। यदि हम कर्क रेखा की बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, ठीक है, तो पहले इसको सुन लीजिए, फिर इसका आंसर भी देना है आपको। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से होकर गुजरती है बच्चों? तो 8 राज्य से, है ना। 8 जो स्टेट हैं, इन 8 स्टेट से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, ठीक है। इसको हम और क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर नॉर्थ लैटिट्यूड, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड हम बोलते हैं, ठीक है। कहां से गुजरती है? इस प्रकार से गुजरती है ना। कौन कौन से 8 राज्य हैं? गुजरात हो गया, ये राजस्थान हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा, जिसको हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, ये पास होती है, ठीक है। क्लियर है? 8 राज्यों को इसी ऑर्डर में याद रखना है, ठीक है, क्योंकि पश्चिम से पूर्व और पूर्व से, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा भी आएगा, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, चलिए ठीक है, कि कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर के गुजरती है, तो उनका पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट, है ना, पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट, या फिर पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, या फिर ईस्ट टू वेस्ट, इनको आपको जमाना है। तो आपको इसी क्रम में याद रखना है, गुजरात, राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सर्वाधिक बात करेंगे तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश से पास होती है, और मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम राजस्थान से पास होती है, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ऐसे ही जितने बच्चे आज लाइव हैं, ऐसे ही आपको रेगुलर लाइव रहना है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें लाइव आए, ठीक है, और आंसर दें अपने फटाफट। चलो अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? आंसर बी। भारत की मानक समय रेखा, जो यामोत्तर रेखा है भारत की, ये नहीं गुजरती। तो आंध्र प्रदेश से तो गुजरती है, ठीक है, झारखंड से नहीं गुजरती, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है, ठीक है, बिल्कुल सही है। बी आंसर इसका हो जाएगा, झारखंड से नहीं गुजरती। भारतीय मानक जो भारत की मानक समय रेखा है, इसको हम क्या बोलते हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्या बोलते हैं बच्चों? ये देखिए, ये गुजर रही है, इसको हम बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, या फिर ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, या फिर पूर्वी देशांतर, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर की बात करें तो ये कहां से गुजरती है? लंदन, लंदन में एक ग्रीनविच वेधशाला है, यहाँ से 0 डिग्री देशांतर गुजरती है, जहां से इसको आधार मान करके पूरे विश्व के समय को डिसाइड किया गया है, ठीक है। इससे आप पूर्व में चलेंगे, है ना, पूर्व की ओर चलेंगे, तो 82.5 वाली हमारी भारत की समय रेखा है, इससे आप कंपेयर करेंगे, ठीक है, इसको आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो करीब 5.5 घंटे, 5.5 घंटे हम यहाँ से आगे हैं। मतलब ब्रिटेन में यदि मान लीजिए दिन का 12 बज रहा है, तो हमारे यहाँ कितना बजेगा? लगभग 5:30 बजेगा, ठीक है। किन किन राज्यों से होकर गुजरती है तो देख लेते हैं। सबसे पहला उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। तो ये 5 राज्य आपको याद रखना है, जहां से हमारे भारत की मानक समय रेखा पास होती है, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन जो है बच्चों यूपीपीसीएस मेंस में आया हुआ है ना, तो हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहां पर है? भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट या दक्षिणतम बिंदु कहां पर है? ठीक है, दक्षिणतम बोल रहा है। ऑप्शन देख लीजिए, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 1990 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। लक्षद्वीप, बड़ा निकोबार, मद्रास या फिर कन्याकुमारी, बताओ जल्दी से। ध्यान से आंसर देना है ना। इसका बच्चों सही आंसर डी होगा, है ना, डी आंसर होगा, ठीक है, डी आंसर होगा। देखो भारत का दक्षिणतम बिंदु बोल रहा है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में कहीं आपको इंदिरा पॉइंट नहीं दिख रहा है ना। इंदिरा पॉइंट यदि होता, इंदिरा पॉइंट, तो आप फिर इसको टिक करते, ठीक है। बड़ा निकोबार तो निकोबार द्वीप समूह का एक आइलैंड है ना, और जो सबसे लास्ट आइलैंड है उसको हम बोलते हैं ग्रेट निकोबार। क्या बोलते हैं? ग्रेट निकोबार इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रेट निकोबार भी ऑप्शन नहीं है, तो ग्रेट निकोबार में ही इंदिरा पॉइंट एक जगह है, ये भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। लेकिन मुख्य भूमिका मैंने आपको बताया था, जो कन्याकुमारी है ना, मतलब यहाँ पर यदि मैं इस प्रकार से भारत का मैप बना दूं इस प्रकार से, तो यहाँ पर आप तमिलनाडु राज्य में देखेंगे आपको कन्याकुमारी मिलेगा, और यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो यहाँ पर सबसे जो लास्ट द्वीप है उसको हम बोलते हैं ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार मान लीजिए ये है, तो ग्रेट निकोबार में ही सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। तो यदि इंदिरा पॉइंट ऑप्शन में होता तो हम
इसको टिक करते, लेकिन कन्याकुमारी है तो हम इसको टिक करेंगे और इसके साथ जाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से आपको आंसर देना है ना, जल्दबाजी में नहीं देखना। बड़ा निकोबार के बारे में हमने डिस्कस किया था, एक आइलैंड है लेकिन सबसे दक्षिण में स्थित आइलैंड नहीं है ये, ठीक है। तो ध्यान से आपको आंसर देना है यहाँ पर। दोस्तों, मैं पिछले 8 वर्षों से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और पिछले कई वर्षों के डिफरेंट एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि सही प्रिपरेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की आवश्यकता होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फाइनल एग्जाम में एमसीक्यूज ही फेस करने हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज का एक सेट तैयार किया है, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज ही क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन में जाकर के आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो लिंक के थ्रू भी आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, अब देखिए दक्षिणतम बिंदु की बात आई तो सारे पॉइंट हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे उत्तरी पॉइंट लद्दाख में यहाँ पर कन्याकुमारी है। सबसे दक्षिणी पॉइंट, मुख्य भूमि का भी सबसे दक्षिणी पॉइंट इसको हम बोलते हैं, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ओवरऑल देखेंगे तो इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार में है। पूर्वी देखेंगे तो वालांगू किवितु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी देखेंगे तो गुहार मोती या फिर गौर माता इसको हम बोलते हैं, कच्छ गुजरात के अंतर्गत आता है। तो ये सारे पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य, बांग्लादेश के साथ किन किन राज्यों की सीमा टच होती है आपको बताना, फटाक से आंसर दीजिए। और अगला क्वेश्चन है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस 2003 का ये क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, और ये वाला यूपी यूडीए एलडीए प्रीलिम्स 2006 का क्वेश्चन है। बताओ जल्दी से। मिश्रा जी बोल रहे हैं ए, बांग्लादेश के साथ कौन से राज्य लगते हैं। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल। मेघालय लगता है, असम भी लगता है, पश्चिम बंगाल भी लगता है और त्रिपुरा भी लगता है, ठीक है, वेरी गुड, है ना। देखिए यहाँ पे अब आप एक राज्य पकड़ लीजिए, देखिए नागालैंड तो नहीं लगता है ना, नागालैंड पूर्व में आ जाता है, यहाँ पर भी नागालैंड है, यहाँ पर भी। ये तीन तो वैसे भी कैंसिल हो गए, तो बचा क्या ए, है ना। मैंने आपको बताया था कौन कौन से राज्य लगते हैं बांग्लादेश के साथ। तो सबसे पहले तो देखो असम चूंकि बीच में है तो असम के साथ तो लगेगा ही लगेगा, और असम के अंदर ही मेघालय घुसा हुआ तो वो भी लगेगा। त्रिपुरा तो तीनों ओर से घिरा हुआ है तो त्रिपुरा भी लगेगा। त्रिपुरा और मिजोरम, मिजोरम से करके रेखा गुजरती है, त्रिपुरा मिजोरम से होकर के, तो ये दोनों लगते हैं, ये मैंने आपको बताया था। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, तो इतने राज्यों से होकर के बच्चों पश्चिम बंगाल की बॉर्डर लगती है। एक बार जरा मैप में भी देख लीजिए जिन बच्चों को कंफ्यूजन है। देखिए ये बांग्लादेश है ना, ये देखिए ये पूरा कौन सा राज्य है, ये है वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये असम राज्य है ना, असम के अंदर ही मेघालय घुसा हुआ है, यहाँ पर त्रिपुरा और मिजोरम। तो इतने राज्यों से इसकी सीमा लगती है। बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था जब मैं आपको नॉर्थ ईस्ट राज्य पढ़ा रहा था, उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में पढ़ा रहा था। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा का निर्धारण करती है। डूरंड लाइन की बात की जा रही है, जल्दी से बताओ। ए, ये तो इसका आंसर है, इसका आंसर ए होगा, है ना। बताओ जल्दी से। वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है, फटाफट आंसर देते जाओ। सोनू, गौरव, गोविंदा, मिश्रा, योगेश, है ना। आज जितने भी लोग हैं, मिश्रा जी, गोविंदा जी, गौरव जी, आप योगेश जी, है ना, आप लोग रेगुलर लाइव रहते हैं। मिश्रा जी तो एक आधी क्लास में आए थे, तो मिश्रा जी से भी बोलूंगा रेगुलर लाइव आए, है ना। सोनू जी भी आज शायद पहली बार लाइव आए हैं, तो सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि रेगुलर लाइव आए, अपने डाउट क्लियर करें, ठीक है। क्लास में भी थोड़ा इंटरेस्टिंग होती है यदि आप लोग लाइव आते हो, डाउट पूछते हो, ठीक है। तो कोशिश करें, टाइम निकालें, टाइम पर लाइव आए। डी आंसर होगा, डूरंड लाइन, है ना, वेरी गुड, सही आंसर है अफगानिस्तान। देखो डूरंड लाइन बच्चों जब खींची गई थी, है ना, तो ये खींची गई थी भारत और अफगानिस्तान के बीच में, क्योंकि आपको पता होगा 1947 से पहले, 1947 से पहले पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था। 1947 में एक अलग देश का जन्म हुआ जिसको हम पाकिस्तान बोलते हैं, लेकिन उससे पहले भारत का ही हिस्सा होता था पाकिस्तान का पार्ट, ठीक है। तो उस समय अंग्रेजों ने, चूंकि पाकिस्तान, यहाँ पर मैप देख लेते हैं ना, क्योंकि जो हमारा इंडिया है ना, ये हमारा इंडिया है इस प्रकार से, और यहाँ पर ये पाकिस्तान है, तो ये पूरा हमारा भारत का ही हिस्सा होता था, ठीक है। तो यहाँ पर अफगानिस्तान है, यहाँ पर इस रीजन में, तो अफगानिस्तान और भारत के बीच में आजादी से पूर्व डूरंड लाइन को खींचा गया था। लेकिन 1947 में क्या हुआ, पाकिस्तान का जन्म हुआ, एक नया देश बन गया, तो एक नया देश बन गया, ठीक है। तो वर्तमान में यदि आप देखेंगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, लेकिन कुछ रीजन इसका लद्दाख से भी लगता है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आप देखोगे जो पीओके वाला रीजन है, लद्दाख वाला रीजन है, तो कुछ रीजन तो लद्दाख से भी लगता है। तो आप बोल
बोल सकते हो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, या फिर मुख्यतः आप बोलेंगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये रेखा आती है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत की सीमा का निर्धारण किससे करती है? अफगानिस्तान। डी आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है। यदि मान लो ऐसा क्वेश्चन आता कि किसके बीच में है, तो ज्यादातर आप किस क्वेश्चन को टिक करते? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यदि ऐसा आता कि डूरंड रेखा किन देशों के बीच में है, तो आप क्या आंसर टिक करते? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान, ये आप आंसर टिक करते हो उस कंडीशन। ठीक है, क्लियर है ना? चलो ठीक है, वेरी गुड। 106 किलोमीटर सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ। वेरी गुड। अगला बताओ, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। मतलब जो लैंड एरिया हमारी बॉर्डर लगती है अलग अलग देशों के साथ, तो उसमें आरोही क्रम बताना है, घटता क्रम बताना है। मतलब सबसे ज्यादा वाला लास्ट में आएगा, है ना? बताओ, एमपीपीएससी में आया है ये क्वेश्चन, प्रीलिम्स में 2019 में लेटेस्ट क्वेश्चन ही है जो प्रीलिम्स में आया है। बताओ, आरोही क्रम बताना है, मतलब कम वाला, फिर उससे ज्यादा वाला, फिर उससे ज्यादा वाला, फिर सबसे ज्यादा वाला, ऐसा। डी, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। सी, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन। जल्दी जल्दी बताओ, सभी के आंसर आने चाहिए, फिर बताता हूं। ठीक है, देखो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा डी, है ना? कैसे? क्योंकि अब इसमें चार देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, चीन है। सबसे पहले देख लो चार देश हैं कौन कौन से। तो बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है और नेपाल है। तो हमें पता है कि बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा लगती है ना? बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक लगती है, लगभग 4000 के आसपास इसकी बॉर्डर लगती है। ठीक है, तो बांग्लादेश तो लास्ट में ही आएगा। तो बाकी ऑप्शन बचे, ये दो ऑप्शन बचे। ठीक है, उसके पहले क्या आएगा? चीन आएगा। ठीक है, क्योंकि सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ लगती है, फिर चीन के साथ लगती है, फिर पाकिस्तान के साथ लगती है, फिर नेपाल के साथ लगती है ना? फिर म्यांमार के साथ लगती है, फिर भूटान के साथ लगती है, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगती है। यही ऑर्डर है ना? तो अब इसमें क्या पूछ रहा है कि आरोही क्रम बोलना है। तो सबसे पहले क्या जाएगा यहाँ पर? यहाँ से उल्टा ले लो, नेपाल आ गया सबसे पहले, है ना? उल्टा चलना है। नेपाल के बाद पाकिस्तान आ गया, ये देखो, फिर चीन आ गया, और फिर बांग्लादेश आ गया। ठीक है, 4096 के साथ पाकिस्तान से सबसे ज्यादा लगती है और अफगानिस्तान से सबसे कम लगती है। क्लियर? 4096। वेरी गुड, सोनू राय जी बोल रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर टेस्ट डिस्कस ही कर रहे हैं गोविंदा जी, ताकि आप अपने जो भी आपने पढ़ा है उसको आप जज कर पाओ। ठीक है, एक बार देख लो मैप में, ये देखो यहाँ पर बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा लगती है 4096। ठीक है, फिर यहाँ पर चाइना तिब्बत वाला रीजन है, तो ये सेकंड नंबर पर लगती है। फिर यहाँ पर पाकिस्तान है, तीसरे नंबर पर लगता है। फिर यहाँ पर नेपाल है, चौथे नंबर पर लगता है। यहाँ म्यांमार पांचवा लगता है, छठवा भूटान, और सातवां यहाँ पर अफगानिस्तान। तो ये 7 देश लगते हैं। ठीक है, चलो इसकी एक ट्रिक भी है बच्चों, जिनको ट्रिक से याद करना हो, हालांकि ट्रिक की जरूरत नहीं है। ट्रिक से वही चीज याद करनी चाहिए जिनको याद करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो। बचपन में एमबीए किया तो इसको आप लगा लेना, ये ट्रिक है इसको याद करने की, देख लेना अपने हिसाब से। 4096 बांग्लादेश के साथ और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 106। बाकी जो सिविल सर्विसेज वाले हैं उनको सभी को याद करने की जरूरत है, जैसे यूपीएससी वाले बच्चे हैं या फिर सिविल सर्विसेज वाले बच्चे, उनको थोड़ा सा दिमाग में रख लेना सारी। बाकी जो वनडे वाले बच्चे हैं, एसएससी रेलवे वाले, उनको सबकी याद करने की जरूरत नहीं है। बस क्रम और सबसे ज्यादा सबसे कम, ये 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, देख लो चीन के साथ कितनी है, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, ये सब देख लेना आप। दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको एमसीक्यूज के माध्यम से ही आंसर देने होते हैं। और इसी के चलते हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है और इसके डिफरेंट पैकेज तैयार किए हैं। जैसे कि ये 1000 क्वेश्चन यदि आप आंसर के साथ चाहते हैं तो मात्र 29 रुपीज में आप ये पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए है हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ के थ्रू, तो मात्र 39 रुपीज में ये आपको पीडीएफ मिल जाती है। यदि एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और वीडियो सॉल्यूशन, जो कि हर एक क्वेश्चन का मैंने वहां पर सॉल्यूशन कराया है वीडियो फॉर्म में, यदि ये पैकेज चाहिए तो मात्र 49 रुपीज में। इसी में यदि आप टॉपिक वाइज टेस्ट ऐड कर देंगे तो ये पैकेज आपको 59 रुपीज का पड़ जाता है। और मिक्स क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेट यदि आप इसमें ऐड करेंगे तो मात्र 69 रुपीज में ये पैकेज आपको मिल जाता है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी पैकेज अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से ये कोर्स अवेल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है तो वहां से भी ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। चलो अगला बताओ, कश्मीर वैली सिचुएटेड
कहाँ सिचुएटेड है कश्मीर वैली या फिर कश्मीर घाटी, बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने, बताओ। योगेश, गौरव, गोविंदा, जल्दी से आंसर दो, गलत आंसर मत देना। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने हैं तो फटाफट आंसर देते जाओ, है ना, फटाफट आंसर देते जाओ। सी, पीर पंजाल और हिमाद्री हिमालय, ठीक है। और भी लोगों के आंसर आना चाहिए। कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी, मैं आपको बता रहा था जब मैं आपको मिडिल हिमालय पढ़ा रहा था, ग्रेटर हिमालय पढ़ा रहा था, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि ग्रेटर हिमालय या फिर जिसको हम हिमाद्री हिमालय या फिर महान हिमालय बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय इस प्रकार से है ना, पैरेलल। फिर उसके बीच में कौन सा है, मिडिल हिमालय है इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से। फिर इसके बीच में क्या है, शिवालिक है इस प्रकार से, ठीक है। तो मैंने बताया था ग्रेटर हिमालय, ये ग्रेटर हिमालय हो गया और ये मिडिल हिमालय हो गया। ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में बहुत सारी घाटियां पाई जाती है ना, पर्वतीय घाटियां या फिर माउंटेन वैली पाई जाती हैं। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहली घाटी हिमाद्री हिमालय और जो मिडिल हिमालय है या फिर मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय है, इसकी जो पीर पंजाल रेंज है, जो पीर पंजाल रेंज है, इसके मध्य में एक हिमालय है जिसको हम बोलते हैं, सॉरी, इसके बीच में एक घाटी जिसको हम बोलते हैं कश्मीर घाटी, ठीक है, या फिर कश्मीर वैली। किसके बीच में, ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय की पीर पंजाल रेंज। मैंने आपको बताया था लघु हिमालय जो है इस प्रकार से है असतत अवस्था में, जैसे कि पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, महाभारत श्रेणी, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पीर पंजाल श्रेणी और हिमाद्री हिमालय के बीच में कौन सा हिमालय, कौन सी घाटी है, कश्मीर घाटी या फिर कश्मीर वैली है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये देखो, कश्मीर वैली हो गई, पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय के बीच में, फिर यहाँ पर धौलाधर रेंज और ग्रेटर हिमालय के बीच में यहाँ पर कुल्लू घाटी हो जाएगी, फिर यहाँ पर ग्रेटर हिमालय और महाभारत श्रेणी के बीच में काठमांडू घाटी हो जाएगी। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से, तो याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन आंसर दो। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नवीनतम पर्वत श्रेणी है, नवीनतम, बिल्कुल न्यू, बताओ। फटाफट आंसर दो, दोनों के आंसर दे दो। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। ये आंसर आ रहा है ना, हिमालय श्रेणी, बिल्कुल, वेरी गुड। नवीनतम पर्वत, नवीनतम पर्वत मतलब वलित पर्वत, अभी भी इसका निर्माण लगातार हो रहा है, अभी भी लगातार इसका उत्थान हो रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा, नवीनतम पर्वत या फिर इसको हम बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन, ठीक है, फोल्डेड माउंटेन, ठीक है। क्या हो जाएगा, हिमालय, ठीक है। भारत का नवीनतम पर्वत या फिर बिल्कुल एकदम जो अभी बन रहा है या फिर अभी कुछ टाइम पहले इसका निर्माण हुआ है, तो हिमालय नवीन वलित पर्वत, न्यू फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है। सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। पश्चिमी घाट किसका एग्जाम्पल है, एक स्कारपमेंट माउंटेन का एग्जाम्पल है, जब ये अफ्रीका से टूटा था तो वही टूटा हुआ हिस्सा है। अरावाली किसका एग्जाम्पल है, अवशिष्ट पर्वत या फिर रेसिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है, ठीक है। सबके बारे में पता होना चाहिए। जब भी बच्चों आप क्वेश्चन लगाओ ना, तो सिर्फ आप आंसर मत देखा करो कि हिमालय आंसर है, नहीं, सारे ऑप्शन का रिवीजन किया करो कि सतपुड़ा है तो भैया सतपुड़ा कहां पर है, सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है। राजपीपला, महादेव, मेकाल श्रेणी इसके अंतर्गत आती है। धूपगढ़ 1350 इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। पश्चिमी घाट आपको पता होना चाहिए कि 1600 किलोमीटर लंबाई में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ठीक है। इसी पर आपको अन्नामलाई की पहाड़ियों पर अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलेगी, ठीक है। सह्याद्री पर्वत के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप रिवीजन किया करो। अलावाली की बात करें तो गुरु शिखर 1722 मीटर की सबसे ऊंची चोटी है, मुख्यतः राजस्थान में आता है। अवशिष्ट माउंटेन ओल्ड फोल्डेड माउंटेन का एग्जांपल है। तो पढ़ने का सही तरीका ये है, ये नहीं कि सिर्फ जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लगा के हट गए, नहीं, आपको क्या करना है, यहाँ पर रिवीजन करना है, अपने आप को आंकना है कि मुझसे कितना आ रहा है। तो इस प्रकार से पढ़ने का बिल्कुल सही तरीका होता है ना, सबको डिस्कस करो। अगला क्वेश्चन क्या है, हिमालय पर्वत किस राज्य में इसका विस्तार नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड में तो है ही है, दिखाया हमने, हिमाचल प्रदेश में भी है, सिक्किम में। उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य में हिमालय का विस्तार नहीं है। उत्तर प्रदेश पूरे मैदानी रीजन में फैला हुआ है, ठीक है, प्लेन रीजन में फैला हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर है। डी आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, ऐसे ही आंसर देते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ, पीर पंजाल श्रेणी कहां पाई जाती है। यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है 2007 का, है ना। पीर पंजाल श्रेणी हमने इतने अच्छे से इतनी बार रिवीजन किया है कि ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होनी चाहिए। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऐसी सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है,
ठीक है, अभी हमने नवीन पूछी थी, अब प्राचीन आ गई, बताओ। बताओ बताओ बताओ। सी है ना, अरावली। वेरी गुड। देखिए, सबसे नवीन पर्वत की यदि बात करें तो हिमालय या फिर जितने भी विश्व के वलित पर्वत हैं, ये नवीन वलित पर्वत की श्रेणी में आते हैं। और पुराने वलित पर्वत या फिर सबसे प्राचीन पर्वतों की बात करें तो अरावली विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में आता है। ठीक है, जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था उसके उस टाइम पे ही इसका निर्माण हुआ था। काफी पुराना पर्वत है, इसको हम पुराना वलित पर्वत भी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? ओल्ड फोल्डेड, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन भी इसको हम बोलते हैं, पुराना वलित पर्वत भी बोलते हैं, अवशिष्ट पर्वत भी बोलते हैं, रेसिड्यूअल माउंटेन भी बोलते हैं। मतलब अवशिष्ट पर्वत मतलब बचा हुआ पार्ट, शेष पार्ट, अवशिष्ट पार्ट, बचा खुचा पार्ट। ठीक है, तो याद रखना, बहुत हर मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, चलो। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, वेरी गुड, 1722 मीटर। मुख्यतः राजस्थान में आता है। राष्ट्रपति भवन, रायसीना हिल्स भी इस पर ही स्थित है। ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी है ना, बताने की जरूरत नहीं है। अगला बताओ, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? ठीक है, उत्तराखंड। लोअर प्रीलिम्स 2010 का ये क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो बच्चों है ना सिंपल भी हैं, यहाँ पर मैंने लिए, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं लिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिंपल है इसका मतलब एग्जाम में नहीं आता। देखिए, सिंपल क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि एग्जाम में नहीं आता, आते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये सब आए हुए क्वेश्चन ही है बड़े बड़े एग्जामों में, प्रीलिम्स में। जो सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम है उसमें प्रीलिम्स मेंस के क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस, एमपीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीसीएस, अलग अलग पीसीएस के क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पर रखे हैं। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, नीलगिरी कहां पर है? बताओ। किसी को कॉपी करके आंसर नहीं देना है। ठीक है, खुद के विवेक का इस्तेमाल करके आंसर देना है। ठीक है, चाहे वो गलत बोलो चाहे सही बोलो। देखो, नीलगिरी मैंने आपको बताया 3 राज्यों में फैला हुआ है। यदि मैं यहाँ पर इंडिया का मैप बनाऊं इस प्रकार से, तो यहाँ पर बीच में नीलगिरी पड़ता है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन तीनों राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो तमिलनाडु में इसका विस्तार देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश में नहीं मिलता, उड़ीसा में नहीं मिलता और तेलंगाना में भी नहीं मिलता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। किसी ने आंसर दिया? मिश्रा जी बोल रहे हैं केरल, तमिलनाडु। हाँ, इसके साथ कर्नाटक को भी ऐड कर लीजिए, तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। डी नहीं होगा इसका। ठीक है, तेलंगाना में नहीं है। ये कहाँ आता है? दक्षिण में आता है, जहां पर पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत का आपस में मिलन होता है। जहां पर ये दो पर्वत आपस में आकर के मिलते हैं, तो वहां पर ही आपको ये पर्वत देखने को मिलता है, नीलगिरी पर्वत, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा इसकी सबसे ऊंची चोटी है, 2636 मीटर इसकी ऊंचाई है, याद रखना है। और प्रायद्वीपीय भारत और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो इसी के दक्षिण में आपको अन्नामलाई पहाड़ियां मिलेंगी। कौन सी? अन्नामलाई की पहाड़ियां मिलेंगी। ठीक है, 2695 मीटर बच्चों अन्नामलाई पहाड़ियों की ऊंचाई है। आपको याद रखना है किसकी? अन्नामलाई पहाड़ियों की ऊंचाई है 2695 मीटर, जो कि दक्षिण भारत या फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई की पहाड़ियां केरल और तमिलनाडु राज्यों में विस्तारित है। ठीक है, दक्षिण भारत की देखिए सबसे ऊंची चोटी यही है। अभी मैंने आपको बताया, क्या आंसर हो जाएगा इसका? अनाई मुडी। क्या हो जाएगा आंसर? अनाई मुडी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 14 का डी, वेरी गुड। यदि पहले डी, 14 का डी, हाँ ठीक है, 14 का डी आंसर दिया है आप लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 14 अन्नामलाई हो जाएगा, अनाई मुडी हो जाएगा, अन्नामलाई पहाड़ियों पर है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, चलो। शांत घाटी कहां पर है? साइलेंट वैली, साइलेंट वैली कहां पर है? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रीलिम्स 2019 का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो। साइलेंट वैली कहां पर है? और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा मैच नहीं है? यूपीएस पीसीएस प्रीलिम्स 2021, यूपी पीसीएस मेंस 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। यहां पर पासेस दिए हुए हैं, दर्रे दिए हैं, और आपको राज्यों से मैच करना है। ए, शांत घाटी। शांत घाटी का बताओ पहले, बी आंसर है ना, केरल। ठीक है, बिल्कुल सही है। शांत घाटी साइलेंट वैली केरल में है। ये एक जंगल भी है, जंगली एरिया है, साइलेंट वैली बोलते हैं इसको। ठीक है,
नेशनल पार्क भी है एक प्रकार का ये, ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है, सुमेलित नहीं है, यहाँ पर दर्रे दिए हुए हैं। तो देखिए उत्तराखंड लिपुलेख दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में नहीं है, जोजिला कश्मीर में है, नाथुला सिक्किम में है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। नीचे के तीनों सही है, ठीक है। माना, नीति, लिपुलेख, ये 3 दर्रे बताए थे मैंने, कहां पर है, उत्तराखंड में है। माना, या फिर कहीं कहीं माना ला लिखा मिलेगा, नीति ला लिखा मिलेगा कहीं कहीं, और लिपुलेख कौन सा, लिपुलेख ला लिखा मिलेगा, ठीक है। तो ये तीनों दर्रे कहाँ हैं बच्चों, उत्तराखंड में है। तीनों दर्रे उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा भी इनसे ही होती है, याद रखना है, पहले भी हमने डिस्कस किया है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप कहाँ से ले सकते हैं, 2 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा करंट अफेयर का एक स्पेशल पैकेज है, ओएसएस करंट अफेयर। इसी ओएसएस करंट अफेयर के पैकेज में जो भी आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ्स आने वाली है, ये सारी पीडीएफ मिल जाती है। देखिए करंट अफेयर को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लगातार मेरी बात भी होती रहती है। तो करंट अफेयर के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज हमने आपके लिए डिजाइन किया है, जो कि है ओएसएस पैकेज। इस ओएसएस पैकेज को मैं जल्दी से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस ईयरली करंट अफेयर पैकेज में आपको हर मंथ करंट अफेयर का डिटेल ई बुक मिलता है, जिसमें छोटे छोटे करंट अफेयर जो होते हैं सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा हर मंथ जो आपको मंथली करंट अफेयर का वीडियो मिलता है, उसका डिटेल पीडीएफ मिल जाता है इसके अंदर। इसके अलावा करंट अफेयर की आप इस पैकेज के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट दे सकते हैं। जितनी भी मैराथन्स चैनल के ऊपर डलती है, यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन सभी मैराथन्स का पीडीएफ आपको इस पैकेज में मिल जाता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज जो होती है हमारी, उसका पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाता है। करंट अफेयर की शंखनाद बुक का अपडेटेड पीडीएफ आपको यहाँ पर पैकेज में अवेलेबल हो जाता है। लेटेस्ट जो भी एग्जाम होती है उनके अंदर जो भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको इस पैकेज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपके लिए बनाया करंट अफेयर का। बार बार बच्चे परेशान होते हैं, तो आप एक पैकेज ले लीजिए और करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल खत्म कर लीजिए, ठीक है। जितने भी करंट अफेयर के वीडियोस आते हैं यूट्यूब के ऊपर, सभी का पीडीएफ आपको इसी पैकेज के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो बार बार आपको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं होती है कि कोई नया वीडियो आया है तो मैं उसको अपने कलेक्शन में ऐड कर लूँ। अगर आपने इस पैकेज को एनरोल कर रखा है तो आपको ऑटोमेटिकली पीडीएफ अपडेट हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये पैकेज अवेलेबल है आपके लिए। तो इसको एनरोल कर सकते हैं आप, 0 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। 99 रुपीज़ का पैकेज है। 99 रुपीज़ आप जब पे करते हैं तो जो अमाउंट है 99 रुपीज़ का, वो आपकी आईडी पर क्रेडिट हो जाता है। उसको आप अदर पैकेज के साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको 100 RGS लेना है, तो 100 RGS में आप फ्लेट 99 रुपीज़ जो है वो माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पैकेज आपको 0 रुपये में मिल जाता है। अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन एंड रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है, बता जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। हिमनद मतलब ग्लेशियर बोलते हैं ना, कंफ्यूज मत होना, ग्लेशियर बोलते हैं हिमनद को, ग्लेशियर। ग्लेशियर मतलब बर्फ का पहाड़, बर्फ की चट्टान, ऐसा आप बोल सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आंसर हो जाएगा इसका बच्चों, सियाचिन ग्लेशियर। लगभग 78 किलोमीटर लंबाई में ये फैला हुआ ग्लेशियर है, काराकोरम रेंज के अंतर्गत आता है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर इसका नाम है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत चलाया था भारतीय सेना ने 1984 में। ये सारी चीजें मैंने आपको बता चुका हूँ, याद रखना है, ठीक है। भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है। देखिए लगभग 76-78 किलोमीटर लंबा ये ग्लेशियर है। हिस्पर ग्लेशियर भी है यहाँ पर, बियाफो ग्लेशियर भी है, बालतोरा ग्लेशियर भी। ये सारे ग्लेशियर आपको यहाँ पर ही देखने को मिलते हैं, काराकोरम रेंज में, इस रीजन में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सारे ऑलरेडी हम पढ़ करके आए हैं। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है ना। मैंने आपको बताया था ना कि जो दक्कन प्लेट्यू, दक्कन ट्रैप वाला रीजन है, तो यहाँ पर जो लावा के द्वारा निर्मित चट्टाने हैं, शैल हैं, इनका निर्माण कब हुआ था बताओ। उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, क्रिटेशियस युग में। मिश्रा जी, मिश्रा जी आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वेरी गुड, है ना। इसका आंसर हो जाएगा क्रिटेशियस पीरियड में। मैंने आपको बताया था कि भारत का जो ये वाला रीजन है, देखिए भारत का जो, यहाँ पर थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं आपको, ठीक है ना। यहाँ पर यदि मैं समझाऊं आपको, है ना, भारत का जो ये वाला रीजन है, ये वाला है ना, ये वाला पूरा कैसा रीजन है बच्चों, ये बेसाल्ट चट्टानों से बना क्षेत्र। मैंने आपको बताया था जब हमारी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर पूर्व की ओर मूव हो रही थी, है ना, तो
यहाँ पर एक दरार पड़ी थी जब ये इक्वेटर के आसपास थी, क्रिटेशियस पीरियड का वो टाइम था, तो इस दरार से लेयर बाई लेयर इस प्रकार से लावा जमा था बह करके, है ना। तो इसको ही हम बोलते हैं बेसाल्ट चट्टानों वाला क्षेत्र, बेसाल्ट रीजन वाला रीजन है, क्षेत्र है ये, और यहाँ पर काली मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। पीसीएस, वेरी गुड। ठीक है, तो याद रखना है क्रिटेशियस पीरियड में इस रीजन का निर्माण हुआ था, काली मिट्टी का ये क्षेत्र है। ये सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करा चुका हूं। अगला है भारत की प्रादेशिक सीमा, टेरिटोरियल रीजन, क्षेत्र का विस्तार कहां से कहां तक पाया जाता है। यूपी पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है 2005 का। प्रादेशिक समुद्री सीमा, टेरिटोरियल सी, बताओ जल्दी से। ठीक है, 12 है ना। यदि ये भारत की जो समुद्री सीमा है ये, ठीक है, ये तट रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है, 12 समुद्री मील या फिर नॉटिकल मील तक का जो रीजन होता है, इसको हम बोलते हैं प्रादेशिक सीमा या फिर टेरिटोरियल सी। बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ सीमाएं हैं, इनको जरा आप मैप में देख लीजिए। 12 तक होता है समुद्री सीमा, प्रादेशिक समुद्री सीमा, टेरिटोरियल सी। 12 से 24 होती है कंटीजियस जोन, और फिर 24 से 200 होती है अनन्य आर्थिक क्षेत्र या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। सबसे पहले 12 तक प्रादेशिक टेरिटोरियल, फिर 24 तक 12 से 24 कंटेजियस जोन या फिर समीपस्थ मंडल, और 200 तक 24 से अनन्य आर्थिक क्षेत्र या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसको हम बोलते हैं। वेरी गुड, ठीक है, कंटेजियस, वेरी गुड, एक्सक्लूसिव, बहुत बढ़िया मिश्रा जी। सभी बच्चों को ऐसे ही आंसर देना है ना, जरूरी नहीं ए बी सी दो, और भी आप अपने विवेक से उत्तर दे सकते हैं जो आपको पता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, सही आंसर आ रहा है आप सभी के, अच्छी तैयारी चल रही है, वेरी गुड। ये तो हो गया है ना, चलो ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन दो, ये वाला 22वां क्वेश्चन का आंसर दो। 22वें क्वेश्चन का आंसर दो कि भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है ना, टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन, ठीक है, टोटल लेंथ कितनी है हमारी कोस्ट लाइन की। 5422.6, 15, 275, 16.6 या फिर 2094, बताओ जल्दी से भैया। सही सही आंसर देना है बिल्कुल सबको, है ना, कई बार हमने पढ़ा है। वेरी गुड, सी आंसर आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। 7516.6 हमारी कोस्ट लाइन की लंबाई है, ठीक है। कोस्ट लाइन मतलब इसको हम हिंदी में बोलते हैं तटरेखा, मतलब गुजरात राज्य से लेकर के आप यहाँ पश्चिम बंगाल तक चलोगे तो यहां से यहां तक आपको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 7516, सॉरी, यहां से आपको ये वाली, ये तो है 5422, सॉरी 5422.6 किलोमीटर है। और यहाँ पर आप लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी यदि आप ऐड कर दोगे तो इनकी मिलाकर है 2094। इनको यदि आप ऐड करते हो तो निकल के आता है 7516.6। ये भारत की कुल तटरेखा है, टोटल कोस्ट लाइन है। किसको मिलाकर, ये मुख्य प्रायद्वीपीय भारत की तटरेखा 5422 और प्लस ये 2094, तो 7516.6 ये टोटल कोस्ट लाइन निकल के आती है। 6100 नहीं है मिश्रा जी, आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, 6100 नहीं है, ठीक है, ठीक है। देखिए ये 5400 है, ठीक है, 5400, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, मैं आपने मैंने पहला लेक्चर शायद देखा नहीं है ना। 5422.6 ये हमारी कुल मुख्य भूमि की तटरेखा, इसको हम प्रायद्वीपीय भारत की तटरेखा बोलते हैं, ठीक है। 1962 तो सिर्फ अंडमान निकोबार की है, 1962 तो सिर्फ अंडमान निकोबार की है, ठीक है। और बाकी जो बची हुई है तो वो किसकी है, लक्षद्वीप के, मतलब हमारे आइलैंड की मिलाकर के 2094 है टोटल। अंडमान निकोबार, है ना, अंडमान निकोबार और प्लस लक्षद्वीप की मिलाकर के 2094 है। और 5422.6 किसकी है, मुख्य तटरेखा है हमारी, मतलब प्रायद्वीपीय भारत की है। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा आपका, 7516.6 निकल के आएगा। तो ये हमारी टोटल लेंथ है ना। अब बहुत सारी जगह 6100 लिखा मिलता है, बहुत सारी जगह 6100 लिखा मिलता है, तो वो गलत है ना, वो सही नहीं है। अब यदि यहाँ पर मैं आपको बताया था जब मैंने आपको वो लेक्चर लिया था कि यदि मान लीजिए यहाँ पर 5422 नहीं लिख आता ऑप्शन में और 6100 लिखा है, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत की मुख्य तटीय रेखा की लंबाई क्या है, और 5422.6 ऑप्शन में नहीं है, तो उस कंडीशन में आप 6100 टिक कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर ने उस बुक को प्रेफर किया हो जहां पर 6100 लिखा हो। लेकिन यदि ऑप्शन में 6100 और 5422 दोनों है तो उस कंडीशन में आप 5422 को ही टिक करेंगे, ठीक है। सारी कोस्ट लाइन मैं आपको यहां पर बता देता हूं, देख लो, आप पूरी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।
पूरी की पूरी आपको तटरेखा लिखी मिल जाएगी। ठीक है, देखिए हर राज्य की लिखी हुई है। सबसे राज्यों में बात करेंगे तो गुजरात की सबसे लंबी है, और वैसे बात करेंगे तो अंडमान निकोबार की सबसे लंबी है 1962। ठीक है, सबसे कम बात करेंगे तो गोवा की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जोड़ घटा के देख सकते हैं ना। याद रखना, इसलिए बोलता हूँ प्रीवियस लेक्चर एक बार देख लेना, आपने शायद नहीं देखा है। ठीक है, हाँ, मैक्सिमम जगह सही बोल रहे हो आप, है ना, मैक्सिमम जगह 6100 लिखा मिलता है, लेकिन जितनी मैंने इस पर रिसर्च की है अपने एंड पर, ठीक है, मुझे 5422.6 का डेटा ही सही लगता है। ठीक है, क्योंकि 1962 तो आप बताओ ना, 1962 तो अकेले इसकी है, अंडमान निकोबार की है। ठीक है, और आपको 7516.6 टोटल है। तो आप यदि इससे करेंगे तो बहुत ज्यादा निकल जाएगी, इसमें डायरेक्ट 2000 आप जोड़ रहे हैं तो सीधे 8100 हो रही है, 8100 हो रही है ना। तो इनको आप जोड़ घटा के देख सकते हैं, टोटल कितनी आनी चाहिए, 7516 आना चाहिए। तो इनको यदि आप कैलकुलेट करोगे, जोड़ोगे घटाओगे, तो आपको ये कोस्ट लाइन मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको बताया, यदि मान लीजिए 6100 लिखा आता है, 5422.6 नहीं आता ऑप्शन में, तो फिर आप उसको टिक कर सकते हैं, मैं डिनाई नहीं करूंगा। लेकिन यदि दोनों ऑप्शन में है तो उस कंडीशन में आपको 5422.6 टिक करनी है। क्लियर है? चलो अगला आंसर दो। चलो, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है या फिर है? बताओ, दोनों के आंसर दे देना, 10 डिग्री चैनल भी बता देना। चलो बताओ। डी डी डी, ठीक है ना, बैरन आइलैंड। ठीक है, भारत में एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है, जागृत ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप है। एक बैरन आइलैंड है अंडमान निकोबार के अंतर्गत। तो बैरन द्वीप बोल लीजिए, बैरन ज्वालामुखी बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, एक बैरन है और एक नारकोंडम है। एक कौन सा है? नारकोंडम। ठीक है, ये एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है और बैरन ज्वालामुखी। ये भारत का ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया का ही एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखना। 10 डिग्री चैनल कहां पर है? 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल कहां पर है, जल्दी बताओ। बताया था मैंने, छोटा अंडमान, छोटा अंडमान और कार निकोबार, कार निकोबार, छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, या फिर अंडमान निकोबार के मध्य में, ऐसा आप बोल सकते हैं। इसके थोड़ा सा और आप डीप में जाओगे तो छोटा अंडमान कार निकोबार हो जाएगा, वरना अंडमान निकोबार भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में 10 डिग्री चैनल है। कुछ चैनल मैंने आपको बताया था, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, ग्रेट चैनल, 10 डिग्री चैनल, कोको चैनल, ये सभी चैनल आपको पता होना चाहिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, वेरी गुड। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पर देख लीजिए, ये सारे चैनल है, जैसे 10 डिग्री चैनल बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पढ़ा रखा है। विदर्भ एक प्रादेशिक रीजन है ना। तो ये कहां पर आता है, किस राज्य का हिस्सा है विदर्भ? बीपीएससी प्रीलिम्स 96 का ये क्वेश्चन है। बताओ विदर्भ कहां आता है? और अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर प्रदेश भी कहा जाता है? अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको, जब अभी अभी 2-3 दिन पहले की क्लास में बताया था मैंने आपको, शायद कल या परसों की क्लास ही थी, जिसमें मैंने आपको ये चीज बताई थी। देखिए, उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है, कोहिनूर प्रदेश। बताओ, बी, है ना। महाराष्ट्र का बच्चों जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, उसको हम विदर्भ के नाम से जानते हैं ना, विदर्भ। महाराष्ट्र का यदि आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर मैप भी है, इसको जरा देख लीजिए आप। ये वाला देखिए, ये महाराष्ट्र राज्य है ना, ये इसका जो ये उत्तर पूर्वी रीजन है, इसको हम बोलते हैं विदर्भ। ठीक है, तो ऐसे रीजन भी आ जाते हैं, आपको याद रखना है। विदर्भ हो गया, बुंदेलखंड हो गया, ये अलग अलग राज्यों के जो अलग अलग रीजन होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन का आंसर दो, 26 का बी,
है ना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, देखिए कोहिनूर प्रदेश क्यों बोलते हैं आंध्र प्रदेश को, इसके पीछे रीजन क्या है कि यहाँ पर जो गोलकुंडा की खान थी, वर्तमान में तो ये तेलंगाना में है गोलकुंडा की खान, तो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो निकाला गया था आंध्र प्रदेश की ही गोलकुंडा खान से निकाला गया था, तब से ही इसको कोहिनूर प्रदेश बोलने लगे। लेकिन वर्तमान में याद रखना गोलकुंडा की खान कहां पर है, तेलंगाना में है। कहां पर है, तेलंगाना में, क्योंकि 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक सेपरेट न्यू स्टेट बना था, है ना, तो याद रखना। हाँ, कोहिनूर डायमंड के नाम पर इसका नाम रखा है। अगला आंसर दो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। और अगला क्वेश्चन भी देख लो, भारत में कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है, बताओ जल्दी से। बताओ, एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे फिर क्लास को एंड करेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कराने का उद्देश्य क्या है, किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। बाकी तो टेस्ट अपलोड हो ही गए हैं, तो आप वहां पर टेस्ट लगा सकते हैं। यूट्यूब पर भी बहुत सारे एमसीक्यू उसकी सीरीज पड़ी हुई है, आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बस मेरा यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, जो आपने पढ़ा है बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना, एक रिविजन हो जाता है छोटा सा। किसी को कोई डाउट है क्या? चलो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, डी सी क्या आंसर आ रहा है भैया 27 का, क्या होगा? देखो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर आपने सुना होगा, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, है ना। इसमें राजस्थान का भाग भी सम्मिलित है, उत्तर प्रदेश का भाग भी है और हरियाणा का भी है, पंजाब का नहीं। ये क्या है थोड़ा सा समझ लो, नेशनल कैपिटल रीजन या फिर राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उससे लगे हुए राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश लगा है, हरियाणा लगा है, राजस्थान थोड़ा सा दूर है, पर इसके कुछ जिले, मतलब उत्तर प्रदेश के कुछ जिले एनसीआर में आते हैं, हरियाणा के कुछ जिले एनसीआर में आते हैं और राजस्थान के कुछ जिले एनसीआर में आता है। अब ये है क्या, देखिए जो दिल्ली है ना, जिसको हम, जो हमारी राजधानी है, तो इसमें बहुत सारा क्या डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रीज का विकास हुआ है, लोग बहुत ज्यादा वहां पर रोजगार के अवसर तलाश करने के लिए जाते हैं। तो पर्टिकुलर एक जगह पर दिल्ली में बहुत ज्यादा लोड ना आ जाए, एक शहर में बहुत ज्यादा लोड ना आ जाए, तो उसको दूर करने के लिए आसपास के जो राज्य हैं और उनके सटे हुए जिले हैं, तो उनमें भी डेवलपमेंट का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो ये तीन जो राज्य हैं, कौन कौन से, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, और दिल्ली तो हो ही गया, तो ये सभी जो हैं तीन राज्य, इनके कुछ जिले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें पंजाब राज्य नहीं आता, राजस्थान, उत्तराखंड और हरियाणा आता है। ठीक है, इसके अलावा भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं से लगता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ये भी मैंने आपको बताया था, उत्तर प्रदेश की सीमा 8+1+1, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, 8+1+1 का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, है ना, कि सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगती है। 8 राज्य प्लस एक यूनियन टेरिटरी है प्लस एक देश है ना। 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, प्लस एक दिल्ली यूनियन टेरिटरी है उसके साथ लगती है, और एक देश नेपाल के साथ भी इसकी बॉर्डर लगती है। ये देखिए एनसीआर का यहाँ पर चित्र भी है, आप देख सकते हैं। सॉरी, देखिए ये दिल्ली है ना, यहाँ पर ग्रीन कलर से जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जिले हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हरियाणा के जिले हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये राजस्थान के जिले हैं। ठीक है, तो ये सभी एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। टोटल 5583 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल रीजन है। ठीक है, तो ये सभी आते हैं, जैसे कि मुजफ्फरनगर हो गया, बागपत हो गया, है ना, मेरठ हो गया, और यहाँ पर भिवानी देख लीजिए, झज्जर देख लीजिए, रोहतक देख लीजिए, अलवर देख लीजिए, तो ये सभी जिले आते हैं एनसीआर के अंतर्गत। इसके अलावा राजस्थान के यदि बॉर्डर की बात करूं तो 8 राज्य कौन कौन से हैं, सबसे पहली बात उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ से राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और बिहार हो गया। तो ये 8 राज्य हो गए। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो गया, और यहाँ पर नेपाल हो गया। तो इतने राज्यों से बच्चों इसकी सीमाएं लगती हैं। ठीक है, आज के लिए इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है। बताओ कैसा लगा टेस्ट, थोड़ा सा रिवीजन हुआ होगा। तो इसी प्रकार से आप यदि किसी बुक से भी यदि आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो, कोई टेस्ट लगाते हो, हालांकि जब आप नंबरिंग जैसे आप टेस्ट लगाते हो तो उसमें तो टाइम चलता है, तो उसमें आपको इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन जब भी आप मान लो किसी बुक, कोई एमसीक्यूज वाली बुक को सॉल्व करो, या फिर मान लो आप मेरे यूट्यूब पर लेक्चर देखो एमसीक्यूज वाले, तो थोड़ा देर वीडियो को पॉज करना, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना, उसका आंसर देना, फिर चारों ऑप्शन के बारे में एक बार रिकॉल करना कि इसमें और क्या रिलेटेड डिटेल हो सकती है। तो इस प्रकार से करना तो आपका बेस्ट तरीका है रिवीजन करने का। ठीक है,
चलो बताओ टेस्ट कैसा लगा, कोई और डाउट किसी को हो तो पूछो। आज इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और भी हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। और बाकी बहुत सारी एमसीक्यूज की सीरीज पड़ी हुई है यूट्यूब पर, आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बताओ। बढ़िया आंसर दिए बाकी आपने। ठीक है, सोनू, गौरव, मिश्रा जी, योगेश, गोविंदा, बताओ कोई डाउट किसी को। देखिए मैन इंडियन ज्योग्राफी की मैन पढ़ लिए हमने, एक दो टॉपिक और बचे हैं, फॉरेस्ट कवर वगैरह। बाकी फिर हम कुछ टाइम का गैप लेके फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आप जितना भी हमने पढ़ते जा रहे हैं, है ना, वर्डन आपका लगातार बढ़ता जाएगा, तो आप लगातार रिवीजन करते रहें ताकि आपका बर्डन बढ़े ना, है ना। मैंने आपको बताया था किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए लगातार रिवीजन करना जरूरी है, लगातार पढ़ना जरूरी है ना, उससे ही आपका एग्जाम निकलेगा। ठीक है, चलो ठीक है, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। अगली क्लास में मिलेंगे, कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलो तब तक अपना ख्याल रखो और पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर।